नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एस्टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये है विकास से। विकास की प्रक्रिया चलती है प्रौढ़ अवस्था तक, किशोर अवस्था, जीवन पर्यंत या अनिश्चित काल तक। तो विकास की जो प्रक्रिया जो चलती है ये चलती है जीवन पर्यंत। विकास क्या है? ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति है, संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो ये मानने वाले यहाँ पर इनमें जो मनोवैज्ञानिक है ये कौन से थे? स्किनर, क्रो, एम क्रो, गेसल या फिर एटलर। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी है, तो क्रो, एम क्रो, इनकी जो यहाँ पर ये परिभाषा है। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन से हैं? 4 जो अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और प्रौढ़ावस्था। तो ये है यहाँ पर किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष की। तो किशोरी जो है अर्थात लड़कियाँ, इनमें होने वाले कुछ शारीरिक परिवर्तन हैं, वो कौन से हैं? जैसे मासिक स्राव का प्रारंभ, उरोजा का उभार, बगलों में पसीना आना, या फिर ये सभी। तो ये जो किशोर अवस्था जो है इसमें जो यहाँ पर काम जो माने गए हैं तो ये सभी के सभी यहाँ पर होते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर इसमें सही आंसर ये रहेगा। किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं भी हैं, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहार में विभिन्नता का होना, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना का होना, समाज सेवा की भावना का होना, जीवन दर्शन का निर्माण, अपराध प्रवृत्ति का विकास, काम शक्ति की परिपक्वता और रुचि में परिवर्तन में स्थिरता। तो ये यहाँ पर किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था होती है, और ये जो बाल्य जो अवस्था है इसे स्वर्णिम काल कहा गया है। स्वर्णिम का समय, गोल्डन टाइम, जिसमें उनका सर्वांगीण विकास होता है। फ्रायड यद्यपि मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था विकास की वह संपूर्ण गति प्रदान करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। तो ये जो बाल्यावस्था जो है इसका समय है इनमें से कौन सा? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो 5 से 12 या फिर 6 से 12 आपको एग्ज़ाम में देखने को ये मिल सकता है। ये तो 5 से 12 होगी या फिर 6 से 12 होगी। और ये जो बाल्यावस्था है इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शारीरिक व मानसिक स्थिरता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्यों में आनंद और सामूहिक खेलों में रुचि। ये जो 6-7 वर्ष की आयु में जो छोटे समूह जो होते हैं इसमें ये खेलना पसंद करते हैं, और 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लग जाते हैं, जो टोली वगैरह होती है समूह वाले खेल। और नैतिक गुणों का विकास होता है इस अवस्था में,
और एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो शैशवावस्था जो है इसमें बालक का होता है अंतर्मुखी विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपनों में रुचि लेने वाला होता है। इसके विपरीत जो ये बाल्यावस्था है इसमें उनका जो स्वभाव वो बहिर्मुखी होता है। तो बाल्यावस्था में उनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है क्योंकि बाह्य जगत में उनकी रुचि उत्पन्न हो जाती है और वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। और एक होती है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बिना बात के इधर उधर घूमना। तो लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी ले विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें पाई जाती हैं। तो ये कुछ बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति से। ये जो किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है इसका विकास किया गया था और ये जितनी भी पत्तियाँ हैं इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई थी और ये कल वाली जो वीडियो है इसमें भी हमने इनके ऊपर डिस्कस की थी। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो कल वाली वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो उसमें जो ये जितनी भी शिक्षण पद्धतियाँ जो है कौन सी किन के द्वारा दी गई है तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो बात हुई है यहाँ पर ये किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति की, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला है। तो ये जो फ्रोबेल जो है इनकी है एक किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, खेल के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास किस दिशा के अनुसार विकास होता है। विकास जो है किस सिद्धांत के अनुसार होता है। सिर से पैर की दिशा में, पैर से सिर, संपूर्ण शरीर में समान रूप से या अनिश्चित होता है। तो विकास जो माना गया है इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा। सिर जो है सिर से पैर की ओर होता है और नाभि जो होती है इससे बाहर की ओर होता है। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो विकास सिर से पैर की ओर, नाभि से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है ये कौन सी होती है। वृद्धि, विकास, ए और बी दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है ये विकास होती है। और अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे अनवर्त विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंकों और फिर अंक के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले पूरे हाथ को तथा बाद में अंगुलियों को चलाना सीखता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, क्रमिक विकास का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत और अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इस प्रकार ये अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा गया है। तो ये जो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की जो अवस्था है ये इनमें से कौन सी है। शैशव, बाल्य, किशोर या प्रौढ़ावस्था। और इसमें जो मानी गई है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो ये जो बाल्यावस्था जो है इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर परिभाषा दी गई थी और इस प्रकार की जो यहाँ पर परिभाषा ये किन के द्वारा दी गई थी। और एडलर, क्रोवेक्रो, स्ट्रेंग या गुडनफ के द्वारा। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ये जो गुडनफ जो है इनका मानना था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में इनमें से एक गुण होना चाहिए, वो कौन सा है। सचित्रता का, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता या फिर ये सभी। और ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बालक का विकास परिणाम है वंशन कर्म का, वातावरण का, वंशन कर्म व वातावरण की अंतःक्रिया का, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो बालक का विकास जो परिणाम माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, वंशन कर्म व वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक के ऊपर जो है वंशन कर्म और वातावरण मतलब उनका जो आस पड़ोस का जो वातावरण है इन सभी का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शारीरिक विकास का क्षेत्र, हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, या फिर ये सभी। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है इसमें है हमारा ऑप्शन डी, मतलब ये सभी हड्डियों में वृद्धि का होना, स्नायु मंडल का विकास होना और मांसपेशियों में वृद्धि का होना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किशोरावस्था का जीवन का सबसे कठिन काल मानने वाले इनमें से जो मनोवैज्ञानिक है ये कौन है, या फिर इसे जो है ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था इनके मध्य का संधि काल भी कहा गया है। तो ये भी आपने याद रखना है। और बात हुई है यहाँ पर किशोरावस्था का जीवन का सबसे कठिन काल मानने वाले मनोवैज्ञानिक, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी ये E.A. किलपैट्रिक। तो इनका जो है यहाँ पर ये मानना था। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए, यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निर्देशन, या फिर ये सभी। तो किशोरावस्था की जो यहाँ पर मानी गई है तो ये सभी को माना गया है, यौन, निर्देशन, व्यावसायिक, तो इन सभी को माना गया है। और किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं भी हैं जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहार में विभिन्नता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, समाज सेवा की भावना, जीवन दर्शन का निर्माण, अपराध प्रवृत्ति का विकास, काम शक्ति की परिपक्वता और रुचि में परिवर्तन। तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक के बालक ना खेलते हों। तो ये जो मानने वाले इनमें से मनोवैज्ञानिक है ये कौन थे? कोल व ब्रूस, ब्लेयर, स्ट्रैंग या सिम्पसन। तो ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। तो ऐसे मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं इनका नाम है स्ट्रैंग। नेक्स्ट रहेगा, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें उस तरह श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो ये मानने वाले मनोवैज्ञानिक स्ट्रैंग, वैलेंटाइन, रॉस या जोन्स। इसमें रहेगा ऑप्शन ए स्ट्रैंग। नेक्स्ट है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है शिशु, बालक, किशोरावस्था या प्रौढ़ अवस्था में। तो संग्रह की जो प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो ये बालक जो हैं इनमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की एक विशेषता है तो वो कौन सी है? एकाकी रहना, समलिंगी समूह का बनना, विसमलिंगी समूह का बनना या समस्याहीनता। तो किशोरावस्था की एक विशेषता है और वो क्या है, वो जो अलग लिंग वाला जो होता है उसको पसंद करने लग जाता है। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी वाला, विसमलिंगी समूह का बनाना। जैसे लड़का जो है लड़की से प्रेम करना, तो ये विसमलिंगी समूह का बनना। तो ये जो इसकी विशेषताएं हैं। काम शक्ति की परिपक्वता, कि कामेंद्र की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। और इस अवस्था के पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं के समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। इस अवस्था के उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रुचि का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? तो ये कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है? अनवर्त विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी। तो ये विकास की गति का सिद्धांत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की एक मुख्य विशेषता यहाँ पर नहीं है। शैशवावस्था, शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था है बालक का निर्माण काल। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष की मानी गई है। पहले 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष की उत्तर शैशवावस्था। जैसे ये शैशवावस्था कितनी है, 0 से 5 साल की है, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर। तो ये जो इसका आधा अगर हम कर लें तो पहले 3 वाली लगा लें, 0 से 3 की पूर्व हो गई, 3 से 5 की उत्तर हो गई। न्यूमैन जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके शब्दों में 5 वर्ष की अवस्था तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। और जो फ्रायड है, इनका मानना था, तो फ्रायड के शब्दों में मनुष्य का जो कुछ भी बनना होता है वह 5 वर्षों में बन जाता है। तो ऐसे मानने वाले थे मनोवैज्ञानिक फ्रायड। और न्यूमैन के अनुसार मस्तिष्क के लिए ये बड़ी ग्रहणशील होती हैं, कि न्यूमैन ने माना था कि 5 वर्ष की अवस्था तक शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील है। तो ये फ्रायड जो है, इनका ये कथन एग्जाम में पहले भी आ चुका है कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वह 5 वर्ष में ही बन जाता है। इस प्रकार के मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, या इनका जो कथन है ये किनका था? तो इस प्रकार के जो मानने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे ये फ्रायड थे। और अब क्वेश्चन है यहाँ पर, शैशवावस्था की एक विशेषता नहीं है। आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति, नैतिकता या जिज्ञासा का होना। तो शैशवावस्था की एक विशेषता यहाँ पर नहीं है और ये नैतिकता है। और फिर इनके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं हैं शैशवावस्था की? तो इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता का होना। शैशवावस्था के जो प्रथम 3 वर्ष है, इसमें शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। उनके भार और लंबाई में भी वृद्धि होती है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, क्योंकि छोटे होते हैं वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सभी काम के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शिशु जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत तेज हो जाते हैं और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेते हैं। आत्म प्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण के द्वारा सीखना। अनुकरण कैसे? जैसे उनके बड़े भाई बहन होते हैं, उनकी देखरेख में वे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये सही है या गलत है। तो जैसे उनके बड़े भाई बहन करते हैं या परिवार में जैसे सदस्य करता हुआ देखते हैं, उसी की वह नकल करते हैं, मतलब अनुकरण के द्वारा सीखना। और नैतिकता का अभाव, तो शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का जैसा अवस्था में ज्ञान नहीं होता। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसमें उन्हें मजा आता है, उनको आनंद आता है, भले वह गलत क्यों न हो। तो ये शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वंश परंपरा की मुख्य वाक है। जीन्स, माताएं, वातावरण या राइबोसोम्स। तो वंश परंपरा के यहाँ पर मुख्य वाक हैं और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये जीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। बाल्यावस्था, शैशव, किशोर या प्रौढ़ावस्था को। तो परिवर्तन की अवस्था इनमें से कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवर्तन की अवस्था। और ये वाली जो अवस्था है इसे कहा गया है किशोर अवस्था। बाल्य और प्रौढ़ अवस्था के मध्य का संधि काल। नेक्स्ट है ये जो कॉल जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई हैं, 4, 8, 12 या 16। तो ये कॉल जो है इनके अनुसार विकास की जो अवस्थाएं बताई गई थी, तो इसमें है ये ऑप्शन सी वाला। तो 12 जो अवस्थाएं हैं इनके अनुसार बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जीवन के किस काल को तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूफान और संघर्ष की अवस्था, शैशव, किशोर, बाल्य या प्रौढ़ अवस्था। और ये वाली जो अवस्था है ये किशोर अवस्था है, क्योंकि इसमें जो अवस्था है इसमें व्यक्ति गलत कामों की ओर बहुत जल्दी चलता है, या गलत कामों की तरफ उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज चलता है। तो ये तूफान और संघर्ष की अवस्था है। अगर इसमें कुछ बनना होता है, अगर वो किसी काम को ठान लेता है तो उसे
जल्दी कर भी लेता है और गलत कामों की तरफ भी जल्दी जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र है व्यक्तित्व और नैतिकता, स्वभाव या ये सभी, और इनके अनुसार है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है बालक के विकास की अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो कौन सा होता है, और इनके अनुसार तो ये ऑप्शन बी वाला है शैशवावस्था 0 से 5, बालक 6 से 12, किशोर फिर 12 से 18 और ये 18 से फिर आगे मृत्यु पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्ष और प्रकाश की अवस्था कहा गया है, बाल्य, शैशव, किशोर या इन सभी को। तो जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्ष और प्रकाश की अवस्था कहा गया है, और ये वाली जो अवस्था है तो ये किशोर अवस्था है। नेक्स्ट हमारे पर क्वेश्चन है संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शीर्षों में विकास का प्रतिमान है, ये समान है, असमान है, विशिष्ट या इनमें से कोई सा भी नहीं, और ये माना गया है ऑप्शन ए वाला। तो संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शीर्षों में विकास जो होता है वो समान है। नेक्स्ट है उत्तम चरित्र का एक लक्षण है, तो उत्तम चरित्र का जो लक्षण है वो कौन सा है, आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की शुद्धता या फिर ये सभी। तो उत्तम चरित्र का यहाँ पर लक्षण है और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, आत्मनियंत्रण का होना, विश्वसनीयता का होना, अंतःकरण की शुद्धता का होना। तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा। और इसके अच्छे चरित्र के कुछ और लक्षण भी बताए गए हैं, जिसमें आत्मनियंत्रण, कार्य में दृढ़ता, क्रमनिष्ठता, विश्वसनीयता, अंतःकरण की शुद्धता, उत्तरदायित्व की भावना। चित्र का निर्माण करने वाले कुछ कारक भी बताए गए हैं, जिसमें मूल प्रवृत्ति आ जाती हैं, संवेग आ जाते हैं, जो हमने कल वाली वीडियो जो है उसमें पढ़ा था संवेगों के बारे में, जो 14 संवेग बताए गए हैं। अर्जित प्रवृत्तियाँ, स्थायी भाव, आत्मसम्मान, आदतें, स्वभाव, आनंद, मानसिक शक्ति, वंचन, कर्म, इच्छा शक्ति, ये सभी क्या हैं चरित्र का निर्माण करने वाले कारक हैं। और ये जो चित्र का जो विकास है इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जिसमें वंशज कर्म भी है, माता पिता का दृष्टिकोण भी है, परिवार का वातावरण, विद्यालय, शिक्षक, साथी व समूह, अन्य कारक। तो ये सभी जो है विकास को प्रभावित करने वाले भी हैं। वंशज कर्म है, बालक के चरित्र विकास का एक मुख्य आधार है उसका वंशज कर्म। इस तथ्य की पुष्टि वंशज कर्म से प्राप्त होने वाले मानसिक गुणों का उदाहरण देकर की जा सकती है। अगर किसी के माता पिता कोई क्षीण बुद्धि के हैं तो हो सकता है उनके बालक भी ऐसे ही हों। तो माता पिता का दृष्टिकोण भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि वो अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। परिवार का वातावरण कैसा है, गाली गलौच वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है। विद्यालय का वातावरण कैसा है, माहौल अच्छा है। शिक्षक कैसे हैं, उनके साथी मित्र जिनके साथ वो उठता खेलता बैठता है वो कैसे हैं। तो इसके बहुत से कारण हैं और अन्य कारण भी हैं। वो क्या खेलता है, किन के साथ खेलता है, कौन सा खेल खेलता है, तो इन सभी का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जरूर पड़ता है। तो ये है चरित्र विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है, व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिक या इन सभी प्रकार का। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी, व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा था। तो ये जो कथन जो है ये किन का है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल, E.A. किर्कपैट्रिक, जर्सिल या स्टैंग का। तो ये जो मानने वाले जो थे ये हैं ऑप्शन ए में स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, समन्वय, आर्थिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष या इन सभी को।
तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में जो महत्व दिया जाना चाहिए तो ये होता है समन्वय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला एक कारक यहाँ पर नहीं है, जो अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं करता है। मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, आदतें या फिर भय, और यहाँ पर एक नहीं है तो ये ऑप्शन डी वाला है, तो भय इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाले होने चाहिए। सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर देने वाले, छात्रों की सक्रियता पर आधारित, भाषणों पर जोर देने वाले, पाठ्य पुस्तक पर आधारित। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाले, और इस पे रहेगा ऑप्शन बी है, छात्र की सक्रियता पर आधारित। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना है, और ये मानने वाले इनमें से मनोवैज्ञानिक जाए कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में आ चुका है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल मानने वाले कॉल व ब्रूस, क्रो व क्रो, स्किनर या कुप्पोस्वामी, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, कॉल व ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहराने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था, शैशव, किशोरी, प्रौढ़ावस्था में, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। तो दोहराने की जो प्रवृत्ति है ये शैशव अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि इनमें से कौन सी मानी गई है, और उत्तम जो मानी गई है तो ये सभी मानी गई है। खेल जो पद्धतियाँ हैं जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई थी, मोंटेसरी हो गई, किंडरगार्टन है, तो ये सभी को जो है यहाँ पर उत्तम शिक्षण माना गया, खेल के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए नैतिक विकास की क्षमता, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, अमूर्त स्थायी भाव का निर्माण या फिर ये सभी। तो बालकों को दिए जाने वाली शिक्षा में जो यहाँ पर माना गया है और ये इन सभी को माना गया है, नैतिक विकास की क्षमता भी हो, मूल प्रवृत्तियों का शोधन हो, अमूर्त स्थायी भाव का निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। तो किशोरावस्था की एक समस्या है यहाँ पर, और ये कौन सी है। वजन बढ़ना, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, और एक समस्या है और ये होती है समायोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बालक का जो विकास है निर्भर करता है वंशानुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों, या परिवार पर। तो बालक का जो विकास है ये निर्भर करता है वंशानुक्रम पर भी और उनके वातावरण पर भी, उनका माहौल कैसा है। तो इन सभी का एक बच्चे के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किशोरावस्था की एक विशेषता यहाँ पर नहीं है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का होना, स्वतंत्रता की भावना, घनिष्ठ मित्रता या ईश्वर में पूर्ण विश्वास। तो ये किशोरावस्था की एक विशेषता नहीं है और यह है ऑप्शन डी वाली, ईश्वर में पूर्ण विश्वास का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक या इन सभी प्रकार की। तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होनी चाहिए और इसमें रहेगा ऑप्शन डी है, तो ये सभी प्रकार की, मूर्त भी हो, रोचक भी हो और जीवन से संबंधित भी हो। अगला क्वेश्चन है कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की एक बाधा समझते हैं। तो प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु, बालक, किशोर या ये सभी। तो अपने मार्ग की बाधा जो समझते हैं और ये होते हैं किशोर अवस्था, जो अपने काम में समझते हैं कि हमारे काम में रोड अटका रहे हैं या जो काम उन्होंने कहा वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए इनमें से क्या आवश्यक माना गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना, अपने वेतन का ज्ञान होना, सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान होना या उपरोक्त सभी का ज्ञान होना। तो सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए जो आवश्यक यहाँ पर माना गया है और ये माना गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में किशोरावस्था का आरंभ होता है। तो बालकों में जो किशोरावस्था कब से मानी गई है? 10, 12, 18, 21 से। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो 12 वर्ष से ये शुरू हो जाती है। तो 0 से 5 शैशव, 6 से 12 बाल्य, 12 से 18 किशोर और 18 से आगे की जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करके सीखना, ये किस अवस्था के लिए है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त माना गया है? शैशव, बाल्य, किशोर या इन सभी के लिए? और ये जो माना गया है तो इन सभी अवस्थाओं के लिए सही माना गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो आप काम अपने हाथ से कर लेते हैं तो वो आपके लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है और आप उसे भूलते भी नहीं हैं, इसलिए जो है स्वयं करके सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जो हम यहाँ पर हमारे जो हिंदी जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उनको करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है और इसमें है एक से अधिक उपसर्गों से बना एक शब्द यहाँ पर नहीं है। तो वही बताना है कि इनमें कौन सा नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द जहन के शुरू में लगते हैं और यहाँ पर पूछा गया है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द नहीं है, वो कौन सा है? असुरक्षित, अत्याचार, अधकचरा या फिर पर्यावरण। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाला है, अधकचरा। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर प्रत्यय से। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हमारा शब्द के प्रारंभ में, अंत में, शब्द के मध्य में या इनमें से कोई सा भी नहीं। और जैसे कि हमने पढ़ा कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो वही प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर यह रहेगा ऑप्शन बी वाला, शब्द के अंत में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो एक ये छंद जो है इससे आया है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? 10 कंठरे सठ छाड़ी दे हट बार बार न बोलिए, अब आजो राज समझा में बल साजो चित न डोलिए। दोहा है ये, चौपाई है, सोठा या फिर गीतिका। और इसमें जो माना गया है ये गीति का जो है, गीति का छंद इसे माना गया है। गीति का जो है ये 4 पादों का एक समय मात्रिक छंद है और प्रत्येक प्रतिपंक्ति या प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक पद 14 और 12 अथवा 12 और 14 मात्राओं की यति के अनुसार होते हैं। पद में लघु गुरु होना आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं। तो ये गीति का छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है और ये पर्यायवाची जो है हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें किए थे, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आई बटन पे आपको मिल जाएगी, आई बटन जो आपको ऊपर कोने में मिलेगा। तो निम्न में से तालाब का पर्यायवाची नहीं है? सरोवर, पुष्कर, ध्रुवनंदा या पद्माकर। और यहाँ पर नहीं है तो ये ऑप्शन सी वाला है, ध्रुवनंदा। तो ध्रुवनंदा के जो पर्यायवाची ये होते हैं सुरसरी, त्रिपगथा, सुरसरिता, गंगा, देवनदी, मंदाकिनी, भगीरथी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर चणक का तद्भव। एक होते हैं तत्सम, ये वाले तत्सम, और एक होते हैं तद्भव। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द है वैसे लिखे पढ़े जाते हैं और तद्भव होते हैं इनका परिवर्तित रूप।
जैसे गृह है, उसे हम संस्कृत में गृह लिखते हैं, गृह, और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, घर। तो ये इसका परिवर्तित रूप है, मतलब ये तद्भव है। तो ये चणक का पूछा गया यहाँ पर तद्भव, खीर, खपरा, चना या पलंग, और इसका है ये ऑप्शन सी वाला, चना। तत्सम शब्द में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। चणक का तद्भव जो यहाँ पर चना ये लिया गया है, या फिर आप इस प्रकार समझ सकते हैं, तत्सम का परिवर्तित रूप होता है तद्भव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्यर्थ। व्यर्थ शब्द में संधि बतानी है कि कौन सी हुई है। संधि 3 होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। और यहाँ पर जो इसमें संधि पूछा गया कि संधि कौन सी आई है व्यर्थ में, ई प्लस अ, ई प्लस उ, ई प्लस ए या दीर्घ ई प्लस अ। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी, ये वाला वी हो जाएगा, प्लस में अर्थ, ये ई जो है इसको या हो जाता है एक सूत्र के द्वारा। तो उसके बाद यहाँ पर ये यण संधि उसमें बनता है, ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला बनता है। तो यहाँ पर जाइए ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो ये यण संधि जो है उसका उदाहरण है। ये पहचान आप कैसे करोगे अगर यण संधि वाला हो, तो उसमें एक आधा अक्षर जोड़ दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर वह दिया गया है, ये वाह। नेक्स्ट है यहाँ पर का कई कारण रोवई, वाला जनु टूटई, मोती नहीं के माला। उपयुक्त पंक्तियों में एक अलंकार आया है और यह अलंकार बताना है, प्रतीप, उपमा, दीपक या उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें जो माना गया है तो ये ऑप्शन डी वाला माना गया है। तो उत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार है। इसकी पहचान कैसे करोगे, जनु, मनु, मानो, ये शब्द उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पर एक अशुद्ध है, तुम सबसे सुंदर हो, तुम भी कहते थे, तुमने पत्र लिखा, तुम सबसे सुंदरतम हो। और यहाँ पर एक अशुद्ध है, और ये कौन सा है, तो ये ऑप्शन डी वाला है कि तुम सबसे सुंदरतम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनेकार्थी शब्द से है, हस्ती शब्द है, इसका बताना है अनेकार्थी क्या बनेगा, हंस, कर, हस्ती या अस्तित्व। तो हस्ती शब्द है और इसका है ये ऑप्शन डी वाला, तो अस्तित्व इसका लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से जिस विकल्प चिन्ह का सही उपयोग हुआ है तो वही बताना है। ये चिन्ह वाला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो सीटी का एग्जाम था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा ही। तो ये जिस विकल्प चिन्ह का सही यहाँ पर उपयोग है वो कौन सा है, और इसमें जो है ये ऑप्शन बी वाला है, पापी हट जा मेरे सामने से, संबोधन चिन्ह। नेक्स्ट है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यह कौन सा कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अधिकरण है, कर्म है, संप्रदान या फिर आपदान है, और इसमें है आपदान। अब ये आपदान कारक इसमें क्यों आया है, आपदान कारक का प्रयोग होता है जुदाई अर्थ में, जब जहाँ पर दो वस्तुएं अलग होती हैं। तो बिल्ली क्या है, वो छत से कूद पड़ी, तो छत से क्या वो अलग हो गई है, बिल्ली छत से अलग हो गई है। तो जहाँ पर दो वस्तुएं अलग होती हैं, आपने शुरू से आप उदाहरण पढ़ते आ रहे होंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वो ही जाए यहाँ पर एक बात है, बिल्ली छत से चली गई, कूद पड़ी, और पेड़ से पत्ते गिर पड़े। तो जहाँ पर अलग होना पाया जाता है तो वहीं पर फिर यह प्रदान होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये इसमें सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प फ ब भ म, ये उदाहरण है। अगर कोई संस्कृत वाला है यहाँ पर कैंडिडेट, तो उसे उच्चारण स्थान के बारे में जरूर पता है, और
इनका सूत्र होता है एको हुआ विसर्जनम कंठय ज्योषानम तालुरी तुलसानाम मुर्दालुरी तुलसानाम दंता उपपद्यमान नाम ओष्ठो। तो इस प्रकार के ये सूत्र हैं। अब ये प फ ब भ म इनकी पहचान आप कैसे करोगे? तब जब हम इनको बोलेंगे तो हमारे मुख की जो अवस्था है वो किस प्रकार की हो रही है, होठ किस प्रकार से आपस में मिल रहे हैं, किस प्रकार से अलग हो रहे हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये उच्चारण होता है। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन सी वाला है, उपपद्यमान नाम ओष्ठो। ये पूरक जो है इनका उच्चारण होठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कोई एक युग्म सम उच्चारित है तो उसका चयन कीजिए। सम उच्चारित मतलब यहाँ पर समान उच्चारण का है। जब हम इनको भी अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर भी संधि है अ और उ में। तो ये जो आपने बताना है यहाँ पर सम उच्चारित, अवयव, अंग, अनुसार, अनुरूप, अनल, अनिल, अनुसार, अवयव, तो ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, वही आपने बताना था इसमें। और इसमें जो ये ऑप्शन सी वाला है, अनल और अनिल, ये सम उच्चारित हैं। दो या दो से अधिक शब्द जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है किंतु उनमें अर्थगत कोई साम्य नहीं होता, तो वही जो यहाँ पर माना गया है, अनल और अनिल। नेक्स्ट है यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिक से अधिक प्रतिभागिता, बेहतर परिणाम, उपरोक्त सभी। तो ये विद्यार्थी को जो शिक्षा दी जानी चाहिए, तो सबसे पहले जो है ये मातृभाषा जो होती है उसी में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे जो है जल्दी शिक्षा जो भी अर्थ ग्रहण हो जल्दी करते हैं। तो मातृभाषा जो है इसी में मानी गई थी। तो कक्षा में पढ़ाई करने में उसे सुविधा होगी, अधिक से अधिक प्रतिभाग लेगा क्योंकि उसकी मातृभाषा है, वो उनको अर्थों को समझ भी सकता है, बता भी सकता है, और इसके अच्छे परिणाम भी निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क कहते हैं। सड़क को क्या कहते हैं? सड़क। तो इसका सबसे संभावित कारण कौन सा बताया गया है? लापरवाही, मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी नहीं आती, क्यों उन्हें हिंदी ना आना, या सुनने में समस्या का होना। तो सड़क को सड़क कहते हैं और इसका जो कारण है ये उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। तो इस प्रकार के कुछ ये दोष होते हैं, तो ये मातृभाषा जो उनके कारण होते हैं। जैसे कुछ स्कूल को स्कूल बोलते हैं, स्कूल, तो ये मातृभाषा के कारण होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Now we come to English language. The plural of aluminous is aluminuses, alumina, alumni या alumni. There is a little bit difference of these four options. So here इसमें बिल्कुल जो इसका मीन्स होता है alluminous, alluminous is a person, we can say a student of a school, college or university. So जो इसका प्लूरल फॉर्म होगा यहाँ पर alumni. So here D is the right option. Which is the correct spelling? यहाँ पर correct spelling देखनी है। tyrannize, tyrannize, tyrannize या tyrannize। प्रोनाउंसिएशन चार ऑप्शंस की सेम है। इसको हम वर्ड जो टायरनी है, जिसको टिरनी भी बोलते हैं, हम उससे हम इस स्पेलिंग को कर सकते हैं TYRANNISE। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जेड यूज़ होगा। इन दोनों ऑप्शंस में जेड गिवन है, सो बोथ ऑप्शंस आर कट। फिर बचता है डी,
डी ऑप्शन में डबल आर गिवन है, दिस इज ऑल्सो कट, सो हेयर बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है select the right meaning of the word biography from the following. This is a very simple question. Biography means the life story of a man written by someone else. इससे मिलता जुलता एक और नाम होता है ऑटोबायोग्राफी, दैट इज रिटन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ। जो पर्सन एक खुद अपने आप स्टोरी लिखता है, सो वी सी इन ऑप्शंस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। सो इसमें जो आंसर है वो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही नज़र आ गया है, सो हियर फॉर ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट। एलिगेंट का मीन्स क्या होता है? एलिगेंट मीन्स एक बहुत ही नाइस, एक सभ्य पर्सन, जेंटल, फेमस, ग्रेसफुल या नन ऑफ द अबव। वैसे जेंटल और जो ग्रेसफुल वर्ड है दोनों ही इससे मैच करते हैं, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीन्स यहाँ पर अपीयर कर रहा है द वर्ड graceful, so C is the right option. Next है have you submitted your report yet? She said change into indirect speech. यहाँ पर indirect speech change करनी है। she यहाँ पर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है। जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो आप यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क होते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होते हैं, इनको देख लीजिए। शी आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिवन है, सो ये इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस में। शी आस्क्ड, ये बी में भी गिवन है, सी में भी, डी में भी। शी आस्क्ड, फिर उसके बाद आएगा हिम। आप अगर इसमें उलझते हैं तो आप इसको शी सेड को आप इसके पहले भी करके देख सकते हैं। शी सेड, शी को इसमें चेंज करेंगे हैव में, सॉरी यू में, तो ये हो जाएगा हिम। और इसमें भी हिम है, हिम, यहाँ तक सेम चल रहा है। अब आएगा यहाँ पर इफ़, वेदर, इफ़ या वेदर दोनों यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यहाँ पर टू गिवन है, सो डी इज कट। फिर आता है ही, फिर ये चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यू को फिर दोबारा शी में चेंज करेंगे, तो ही यहाँ पर हैव है, तो हैड, ही हैज़, दिस इज कट। ही वॉज कट, सो वी हैव लेफ्ट ओनली वन ऑप्शन। ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट। योर को जब हम इसमें शी में चेंज करेंगे तो ये हिज हो जाएगा। रिपोर्ट टिल देन। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ जेनिथ। ये क्वेश्चंस पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। जेनिथ मीन्स होता है, इसको हम ये कह सकते हैं द पीक पॉइंट ऑफ ए पर्सन, यानी किसी पर्सन का कोई एक ऐसा ऊंचाई, हम इसको कह सकते हैं कि सफलता वाला, ये जो वो अपनी सफलता के चरम पर हो, तो उसका हमें एंटोनिम यहाँ पर बताना है। नादिर, समिट, इम्पोर्टेंट, हेवन। नादिर होता है कि जब किसी इंसान का किसी पतन हो रहा हो, वो नीचे गिर रहा हो। इम्पोर्टेंट, मूल्यवान। समिट, कोई समिट या असेंबली, या हेवन, स्वर्ग। सो ए ऑप्शन इज राइट क्योंकि ये इसका एंटोनिम बन रहा है। गिव, नेक्स्ट है गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड। अब इसमें सब्सटीट्यूट करना यानी एक वर्ड के स्थान पर दूसरा लिखना, यानी इसको हम कह सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, यानी भाई की हत्या करने वाला। तो यहाँ पर फ्रेट्रिसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड, पेट्रिसाइड।
यहाँ पर इसका जो मीन्स है मर्डर ऑफ ए ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आता है बी ऑप्शन में होमिसाइड। होमिसाइड कौन होता है? HOMI। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग बाय अनदर ह्यूमन बींग। रेजिसाइड, रेजी मीन्स राजा, शासन, द किलिंग ऑफ ए किंग। पैट्रिसाइड, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पिता की हत्या करने वाला, द एक्ट द किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। नेक्स्ट है What does to carry something out means? ये फ्रेज है, इसमें क्या कहा गया है? To carry something out means कुछ कार्य करना। So to do something कुछ कार्य करना, to bear something कुछ सहन करना, to continue doing something कुछ करते रहना लगातार, to deal something कोई कार्य को समझना या करना। So यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है to do something। नेक्स्ट है द कार पास्ड बाय वेरी क्विकली सो वी कुड नॉट सी हु वाज सिटिंग इनसाइड द अंडरलाइन फ्रेज। जब भी हम लोग फ्रेज करते हैं तो हमें उसका जो मीन्स है वो थोड़ा समझ लेना चाहिए कि कार हमारे पास से इतनी जल्दी से गुजरी कि मैं जो उसके अंदर जो पर्सन बैठा हुआ था उसको देख नहीं पाया। सो यहाँ पर जो ये फ्रेज है ये क्या है? A noun phrase, verb phrase, preposition phrase है and adverbial phrase। यहाँ पर ये एक verb phrase है क्योंकि past होता है। So B is the right option। Next है point out which part of the given sentence is grammatically incorrect। इन क्वेश्चंस को थोड़ा आप पेशेंस के साथ करिए क्योंकि इनमें हर एक ऑप्शन को देखना होता है एंड देयर इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंस इन दिस ऑप्शंस। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट, इसमें सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ मॉडल है, ये कंप्लीट है। रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर, ये इनकम्प्लीट है। द dissemination of scientific information, ये हाफ एक फ्रेज है। in view of the nature and magnitude of their problems, so a radically different approaches for के साथ यानी for what, so this option is incorrect। next है I can never forget you, चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती या भूल सकता, तो इसको हमने क्या करना है? इंटरोगेशन में लेके आना है क्योंकि हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कुड आई, क्योंकि इसमें हमें इसका जो बेसिक जो मीनिंग होता है वो नहीं चेंज करना होता, तो ये तो दिस इज ऑल्सो कट। can D option is also cut, we have left only 2 option। so इसमें देख लेते हैं can I, so this option is right, इसमें you given है, this is also cut। can I ever forget you, फिर भी आप सारा सेंटेंस देख लीजिए, इसका B is the right answer। next है everyone knows him, चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको अगेन इंटरोगेशन में चेंज करना है, हर कोई उसे जानता है, तो इसको भी देख लीजिए आप। इसमें एवरीवन नोज हिम, क्योंकि इज ही नोन टू एनीवन, नोज नॉट, ये तो पहली कट है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं है। डज नॉट नो हिम एवरीवन, डज एवरीवन नो, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज एवरीवन, फिर एवरीवन आएगा। इसमें डी ऑप्शन में एवरीवन गिवन है, डज एवरीवन नो हिम, क्योंकि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें एस लगा हुआ है, तो एस यहाँ पर क्योंकि ये डज नॉट ये नेगेटिव फॉर्म में है, ओनली हमें इंटरोगेशन बनाना है, सो हेयर डी ऑप्शन इज राइट।
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करना है। कई बार हमें इसका जो ये वर्ड गिवन होता है इसको भी हम देख के इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडल्जेस कोई चीज़ क्या होते हैं, हम किसी चीज़ में इंडल्ज होते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस इन लॉन्ग फ्लाइट विद इन एट या ऑन। आई थिंक मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है, इसमें इन आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। fill in the blank in the following sentence with appropriate infinitive। इसमें appropriate एक infinitive fill करना है। he was not fit dash the job, वह जो जॉब है उसको करने के लिए फिट नहीं है। to doing, in doing, to do या for doing। जब भी हम इन्फिनेटिव करते हैं तो इसका जो हमें एग्जैक्ट जो मीन्स होता है, एक्चुअली हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो इसका ट्रेडिशनल जो डिस्क्रिप्शन होता है इन्फिनेटिव का, इज़ द बेसिक डिक्शनरी फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जो वर्ब होती है यूज्ड इन्फिनेटिवली, सो एक वर्ब यूज होती है इसमें। सो इसके साथ देख लेते हैं, फिट टू डू द job। So C here is the right answer। next है fill in the blank with appropriate gerund or infinite। again infinitive वाला question। the shopkeeper managed the article that I was looking for। द शॉपकीपर डैश, ये ऑप्शंस हैं फाइंडिंग, इन फाइंडिंग, टू फाइंड या टू फाइंडिंग। या इसमें ऑप्शंस में देख लेते हैं। जो फाइंडिंग है फाइंडिंग नहीं होता है, इन फाइंडिंग भी नहीं होता है, टू फाइंडिंग भी नहीं होता है, टू फाइंड होता है। या तो ये सब्जेक्ट शुरू में आता है सेंटेंस के। सो टू फाइंड यहाँ पर राइट आंसर है। राम, श्याम और कमल एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3, 4 और 7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 हो तो इस लाभ में कमल का हिस्सा क्या होगा। ये रेशो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास जो ये इसका रेशो दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, जब हमें एक पर्सन का हिस्सा निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, जो ये अनुपात दिया होता है उसको ऐड करना होता है। जैसे 3, 4 और 7, ये राम का, ये श्याम का और ये कमल का। अब इन्होंने हम कमल का पूछा है तो 7 ओवर इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14, और जो ये टोटल है इसको इससे 21,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10,500। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% घटाई जाती है। अब नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। मेनली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्योंकि सेम ही बढ़ रही है सेम ही घट रही है। ये एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो 10% तो इंक्रीज़ हो रही है और जो चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेथ है वो 10% ही घटाई जा रही है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा, न बढ़ेगा ना घटेगा, 1% बढ़ेगा, 1% घटेगा या 10% घटेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम इसको एक ट्रिक से कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a + b + a मल्टीप्लाई बाय b ओवर 100%। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें a मान लेते हैं, हम एक a को मान लेते हैं हम पहले वाले को, 10% को b मान लेते हैं हम इसको, मतलब आप लंबाई को a और चौड़ाई को b, और फिर आप इसका फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट है, एक कागज की एक शीट का छापा
मूल्य 1 रुपये, यानी 1 रुपये है एक शीट का जो उस पर जो प्रिंट होता है। यद्यपि प्रथम 1000 शीट के बाद सभी छापा प्रतियों पर 2% यानी 2% की छूट दी जाती है। तो 5000 जो शीट की जो छापा प्रति है उसका खर्च आएगा। एक बार जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें ऑप्शंस जरूर देख लें। 3920, 3980, 4900 या 4920। अब हम इसमें देख लेते हैं शुरू से कि कागज़ की जो एक सीट का जो छापा है वो 1 रुपये है। तो यदि प्रथम 1000 शीट के बाद, यानी कि जो 1000 जो शीटें हैं वो 1 रुपये की हैं, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर इसने क्या किया कि इसके 2% की छूट दे दी, यानी हम टोटल हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, और 100 में से 2% की छूट यानी 98 कुछ हमारे 98% हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4000, क्योंकि इसने ये पूछा ना तो कि जो प्रथम 1000 शीट के बाद, आप इसको ध्यान रखिए, यानी 5000 में से प्रथम 1000 निकाल ली तो हमारे पास 4000 बच गई। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.98, यानी 2% की छूट थी ना ये। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4920। नेक्स्ट है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यानी सीक्वेंस में एक साथ दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याएं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम मान लेते हैं a, मान लीजिए आप पहली संख्या a+1, क्योंकि इसने क्रमिक बोला है ना, आप इसको ध्यान से देखिए, a+1, a+2, a+3, a+4, इसी तरह से आप 8 संख्याएं बना लीजिए। और इसमें जो इसने बोला है कि मध्य में आने वाली, यानी मध्य में आएगी a+3 और a+4, तो आप क्या करेंगे a+3 प्लस a+4 का एडिशन कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6। फिर क्या होगा कि ये जो सारी संख्याएं जब आप बना लेंगे तो इनको आप सारे को उसको ऐड कर देना, जोड़ कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला, इस अकेले वर्ड को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला, क्योंकि ये जो अकेला वर्ड है ये इसी से ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले हमें गिवन है कि a+b वो तो कर रहे हैं 1/12 दिन में, और फिर बी अकेला कर रहा है उसको 1/30 दिन में। तो अब क्या होगा, हमें क्या करना होगा कि इसका जो 1/12 यानी दोनों का जो काम है, ये जो टोटल काम है, इसमें से हमें बी का अकेले का काम हमें माइनस कर देना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, योर आंसर इज 20। नेक्स्ट है अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री से होता है। अब आप इस टर्म को ध्यान से देखिए कि जो अंकित कीमत है, जो उस पर मार्क लगा होता है, उसकी कीमत लागत कीमत से, यानी जो कॉस्ट जो प्राइस होती है, जो सीपी है, उससे 20% अधिक है। तो हमारे पास जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है, हम उसको वो गिवन नहीं है तो हम उसको x मान लेते हैं। तो जो अंकित कीमत है हम उसको क्या करेंगे, ये उससे अधिक है, 20% अधिक है, तो ये x का 120 हो जाएगी, यानी x मल्टीप्लाई बाय 120/100। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6x/5। फिर उसके बाद है, उसके बाद आप देखिए
अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है। अब 20% इस अंकित मूल्य पर, यानी हमारे पास जो ये सॉल्व करके आया था 6x/5, इस पे 20% यानी 100 में से 20 गया 80, इस पे 20% की छूट दी जाती है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 24x/25। अब इसमें ये हानि हो रही है इसमें, अब इसकी हानि देख लेते हैं कितनी हो रही है। तो ये x माइनस 24x/25, तो इसका हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। तो x/25 मल्टीप्लाई बाय 100/x, तो ये आ जाएगी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात। अब जो है क्रोमियम और स्टील का अनुपात 5:21 है, और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रित प्रकार के क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो पहले तो आपको क्या करना है, जैसे पहला भाग है ये, इसको ये वाला, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2/13। दूसरे भाग में ये, मतलब हम क्रोमियम की मात्रा देख रहे हैं हम इसमें, दूसरे में आ जाएगी 5 क्योंकि शुरू पहले वाला ही बनेगा ना, ये 5/26, और तीसरे भाग में आ जाएगी 7/39। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इसने पूछा है ना कि मिश्रित और क्रोमियम में स्टील का अनुपात किस प्रकार हो पाए, तो हमें क्या करना है कि जो ये 2/13 था, 2/13 था, ये पहला भाग था, ये दूसरा भाग था 5/26, और तो फिर क्या करना है, इसको मिश्रित फॉर्म में लेके आना है। तो मिश्रित फॉर्म में जब हम लेके आएंगे इसको, तो ये इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/26 माइनस 7/39, एज यू नो कि जैसा आप करते हैं इसी तरह 7/39 माइनस 2/13। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो आंसर है वो ए निकल आएगा। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की बिक्री 700 निर्धारित की। क्योंकि कीमत के स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। विक्रय कीमत इसमें ज्ञात करनी है हमें। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा कर लीजिए, ये समझ आ जाते हैं। तो इसमें पहली लाइन में देख लीजिए, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की जो एसपी है, विक्रय कीमत है, 700 निर्धारित की। तो इसका मतलब जो उसका अंकित जो लाभ है वो 700 है, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, सीपी क्योंकि उसने 40% का लाभ हुआ ना उसको 700 पे, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 100/140, तो 500 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद फिर 10%, फिर उसने कहा ना, अतः उसने 10% लाभ पर, फिर 10% जो लाभ है उस पर हमें एसपी देखना है। तो 10% लाभ यानी 110 हो जाएगा, तो 110/100 गुना 500, तो ये निकल जाएगा 550, जो ऑप्शन डी में है। हर्ष ने 27.50 रुपये में एक पुस्तक को बेचते हुए 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि वह इसे 25.75 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या नुकसान होता। अब आप इसमें देख लीजिए कि इसमें 27, पहले तो उसने 27.50 रुपये में बेचा उसको, यानी उसने 27.50 को, उसका जो सीपी है 27.50 गुना 100/1 110, ठीक है। तो इसका ये 25 रुपये आ गया इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो इसका हम जो 25 रुपये हम इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 25.75 माइनस 25
बटे 25 गुणा 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत ये 100 से निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 3%, यानी 3% लाभ की प्राप्ति हुई उसे। दो दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछा सकता है, और बी उसी काम को 12 दिन में। ये टाइम ऑफ वर्क का क्वेश्चन है। सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को केवल 4 दिन में पूरा कर दिया, तो सी अकेला कितने दिन में इस काम को कर सकता है? तो अब क्या करना है हमें, ए का काम 1/16, ये हमें पता ही है कि हम काम का ये करते हैं, बी का 1/12, और सी का हमें पता नहीं है, 1/x, हम उसको x मान लेते हैं, और बराबर 1/4। ये इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 48/5, यानी 9 सही 3/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन सी में है। नाउ अब हम आ जाते हैं रीजनिंग पर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें जो ये पहला पोर्शन होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। 17 और 19 इनका रिलेशन होता है, क्योंकि ये रेशो के प्रोपोर्शन के उसमें दिया होता है। तो 17 का 19 से क्या रिलेशन हो सकता है कि 17 और 2 19 हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। और 107 और 2 109, क्योंकि 109 गिवन है, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मल्लार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ है। अब इन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिए। जैसे ये कह रहा है उसकी, यानी यहाँ पर कोई अदर है, तो इसको आप डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करिए। उसकी एकमात्र बहन मेरी, यानी आप अपने आप को देख लीजिए, आप यहाँ से उठा लीजिए इसको, मेरी पुत्री यानी मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ कोई भी, मेरी पुत्री, अब ये मेरी पुत्री है, अब मेरी पुत्री की माँ अदर जनरेशन आ गई है, यानी उसकी एकमात्र बहन, उसकी यानी यहाँ पर कोई दूसरा है, उसकी यहाँ पर इसकी यानी कोई तीसरा पर्सन है, उसकी एकमात्र बहन यानी इसकी कोई बहन है, ये मेरी पुत्री की माँ है। यानी यहाँ पर ये जो है, ये पहले तो ये यहाँ पर ये मल्लार खुद बैठी है, फिर ये मल्लार की बेटी है, तो मल्लार की बेटी की माँ है, ये उसकी माँ है। तो यानी इसकी ये माँ की एकमात्र बहन कौन हो गई, ये इधर ये इसकी सास बन गई। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नांकित अंक मालाओं में से एक पद गलत है और गलत पद ज्ञात कीजिए। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये एकदम से इंक्रीज हो रहा है, तो या तो इसमें स्क्वायर या फिर क्यूब का यूज हो रहा है। तो इसको देख लीजिए 1041, यानी 10 बराबर 1 का स्क्वायर हम अगर करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा। फिर 41 का क्या बनेगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं 4 और फिर 1 का स्क्वायर ऐसे, और फिर 94 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और फिर 2 का स्क्वायर, इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर 1600 यहाँ पर 3 का था, फिर 4 का 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 5 5 25, हाँ तो यहाँ पर 1625 आ जाएगा। ये पद गलत है आपका, तो 73 का ए।
निम्नलिखित अंकमाला में एक अंक लुप्त है, आपको इस अंकमाला के पैटर्न को समझना और फिर लुप्त अंक को लिखना है। तो आप इसमें देख लीजिए जो ये पैटर्न बना हुआ है किस हिसाब से बना हुआ है। 5 और 2 7 और 4 11 और 8 19 और 19 में फिर पता नहीं हो गया 6 हाँ 16 और फिर ये इसमें 7 में से 6 के 35 और 32 67 और फिर आ जाएगा ये 74 का इसमें 67 और 64 आ जाएगा 31, तो इसका आ जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। एक निश्चित कोड में गिगनेटिक को गिग 10C के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में मिरेकलस। आप अपना पहला कोड ध्यान से देख लीजिए कि इसमें इन्होंने किया क्या है, गिग नेटिक है ये। जैसे आप इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इनको ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, जैसे GIG फिर ANTIC। तो ये क्या हो रहा है, आपस में चेंज हो रहे हैं वर्ड ऐसे। फिर उसके बाद NC इसमें स्पष्ट दिख रहा है TANC, इनके स्पेस चेंज हो रहे हैं, इसमें एंटी है इसमें 10C है, यानी इसमें T इधर है इसमें यहाँ पर आ गया, तो ये इस तरह क्रॉस की पोजीशन चल रही है इसमें। तो इसी तरह आपका मिरेकलस भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। आगे डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रहीम ने बिंदु X से चलना शुरू किया, तो इसमें आप कहीं भी कोई भी एक ऐसे एक बिंदु मान लीजिए कि ये बिंदु X है, तो यहाँ पर रहीम ने चलना शुरू किया और सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम, क्योंकि जो हमारा मान लीजिए यहाँ से चला तो हम पश्चिम किधर होता है, ये पूर्व होता है इधर, ये पूर्व मानते हैं, ये पश्चिम है इधर इधर, तो इधर चलना शुरू किया इसने इस बिंदु X से, और फिर 5 किलोमीटर पश्चिम चला था और फिर वह बाएं मुड़ा, यानी ये यहाँ पर खड़ा है, तो इसका आप अपने अपने खुद की बॉडी से इसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर हमारा बाएं है और इधर दाएं। तो इस तरह इसमें डायरेक्शन को सॉल्व करके हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें जो दिशा निकलेगी वो निकलेगी दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सारणी में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए इसमें क्या किया हुआ है, 14 28 42 2 4 6। तो इसमें क्या किया गया है, ये ध्यान से देख लीजिए, 2 7 जा 14, 4 7 जा 28 और 6 7 जा 42, ये सॉल्व हो गया है। और दूसरे उसमें क्या किया गया है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 हो गया। और फिर 1 1 12 को इसको 2 से डिवाइड किया, 1 1 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आ गया 56, ठीक है। और ये जैसे 18 दूनी 36 2, ठीक है। और तीसरा है ये 246 देखना है हमें, तो 246 डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद ठीक 3 तो नहीं आया है लेकिन ठीक पहले 2 आया है। जैसे हमें हमारे पास ये गिवन है, ये बिल्कुल एक कंजस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। आप पहले क्या कर लीजिए, इनको थोड़ा ओपनली लिख लीजिए ऐसे, जैसे 7 2 0 3 4। फिर आप उसको ध्यान से देखिए कि हमारे पास ऐसे कितने पेयर हैं जिसके ठीक बाद आप पहले 3 को काउंट कर लीजिए इनमें, जैसे 1 3 ये हैं, एक ये हैं,
ये, तो इससे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और इसका ऑप्शन डी निकलेगा। यानी इसमें 3 पेयर बन रहे हैं हमारे पास, जहाँ पर 3 तो नहीं आया ठीक बाद, यानी एक तो ये बन रहा है 204, ये यहाँ पर इस तरह, और एक बन रहा है यहाँ पर 207, एक 207 बन रहा है, और एक आपका 20, ये यहाँ पर 3 है, इसमें एक ये बन रहा है 204। नेक्स्ट है आगे डाइस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें। आपको क्वेश्चन के स्थान में कौन सा प्रतीक, यानी यहाँ पर इसमें ये सिंबल देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिए कि आप सपोज करिए कि जैसे ये यहाँ पर इक्वल हैं, ये डिवाइडेशन का पोर्शन है, साइन है, सिंबल, ये ट्रायंगल है, तो यानी आप इसको 1 2 3 इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इसका ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये यहाँ ये इक्वल यहाँ पर है, यहाँ पे इक्वल गायब है, दूसरा ऑप्शन आ गया है। फिर इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई ऊपर है, तो फिर ये 0 इधर आ गया, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने आयत हैं, यानी इसमें आयत देखने हैं कितने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इनको नंबरिंग से हम इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे आप सपोज सबसे पहले आप बड़े वाली इसको काउंट कर लीजिए, ये वाली, तो आप इसको A B C, ये जहाँ पर भी ये कट रही है D, फिर उसके बाद A B C D, आप अपने अकॉर्डिंग इसको नाम दे दीजिए, E F G H I J K, तो आप फिर इनको आयत के हिसाब से फिर आप इसको काउंट कर लीजिए। ये टोटल में फिर 11 हैं, तो इसका सही आंसर C। तो अब जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जी के ये वाला भाग आ चुका है, और अब हम इस वीडियो में हरियाणा सामान्य ज्ञान एवं चिकित्सा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 2.09, 1.20, 3.09 या 0.90। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला है। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो जनसंख्या है ये 2.09% है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सलारगंज गेट ये कहाँ पर है? पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद या अम्बाला में? तो सलारजंग गेट, सलारगंज है, सलारजंग, तो ये रहेगा ऑप्शन ए में। तो कहाँ पर है? पानीपत में है। और पानीपत को बुनकरों का शहर, तेल रिफाइनरी, कालम्ब, तो ये इन सभी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है HMT फैक्ट्री कुरुक्षेत्र, रोहतक, पंचकुला या गुड़गांव में? और ये है ऑप्शन सी, पंचकुला में। नेक्स्ट है छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है? जन्माष्टमी, श्याम जी का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला या बाबा जमुनादास का मेला? तो जहाँ पर छोटे बच्चों का जहाँ मुंडन कराया जाता है तो उसके लिए एक प्रसिद्ध मेला है, और ये वाला है बाबा मस्तनाथ का मेला। सॉरी, ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, श्याम जी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये नदी है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, और ये नदी वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे द्वारा पहले भी जारी कराए गए हैं, तो इनको जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग 100-150 करीब क्वेश्चन है नदी से संबंधित, और उन्हीं में से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो ये नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कृष्णा? और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन सी वाला है, नर्मदा।
नर्मदा नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से निकलती है और नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखंडों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, और जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए महानदी विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली। तो ये कौन सी नदी जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अन्नपूर्णा चोटी ये किस पर्वत श्रेणी का एक अंग है? हिमालय, विंध्य, नीलगिरी या अरावली का? और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन ए वाला है। तो अन्नपूर्णा चोटी ये किस पर्वत श्रेणी का अंग है? तो ये हिमालय का है। वृहद हिमालय सबसे उत्तर की श्रेणी है और इसे हिमाद्री या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, और यह उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर तक चाप की भांति लंबाई में विस्तृत है। इसकी जो औसत जो चौड़ाई है यह 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी गई है। चोमोलुंगमा, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, ये इनकी प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से आपने ये सुमेलित करना था। रजिया बेगम का मकबरा, राजा नार सिंह का किला, माधवगढ़ का किला, बीरबल का रंग महल। और इसमें जो है ये ऑप्शन बी वाला है हमारा। तो इसमें कौन सा है? बी वाला है। 3, 1, 2, 4। तो इसमें है 3, 1, 2, 4। तो यहाँ पर आप मिलान करके देख सकते हैं 3, 1, 2, 4। तो रजिया बेगम का मकबरा ये कहाँ पर है? ये कैथल में है। राजा नाहर सिंह का संबंध ये बल्लभगढ़ से है। माधवगढ़ का किला और ये महेंद्रगढ़, बीरबल का रंग महल ये यमुनानगर में है, बूढ़िया स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने 9 अक्टूबर को कहाँ पर रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का शिलान्यास किया था? तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 9 अक्टूबर को ये रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का शिलान्यास किया था अकबरपुर, बीच पड़ी, गन्नौर या रतिया में, और ये किया गया था ऑप्शन सी में। तो ये कहाँ होता? गन्नौर में। और गन्नौर जाइए सोनीपत ज़िले में आता है। तो सोनीपत ज़िले के गन्नौर के बड़ी में 172 एकड़ में लगने वाली रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2018, तो सन भी है 9 अक्टूबर 2018 को कहाँ पर किया था? गन्नौर में किया था। गन्नौर कहाँ पर है? तो ये सोनीपत जिले के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सांपला का नाम बदलकर क्या किया है? विजयनगर, छोटूराम नगर, मनोहर या नया नगर? और इसमें है ऑप्शन बी वाला ये चौधरी छोटूराम नगर। तो ये किसानों के जो मसीहा है इसके नाम से भी जान जाते हैं चौधरी छोटूराम को। इनकी जन्मस्थली है गढ़ी सांपला। तो इनका नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने चौधरी छोटूराम ये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा उर्दू अकादमी के जो उपाध्यक्ष हैं। तो हरियाणा उर्दू अकादमी के यहाँ पर उपाध्यक्ष है और कौन है? डॉक्टर मुकुंद बंसल, हर्ष कुमार भनवाला, डॉक्टर चंदर त्रिखा या डॉक्टर अहमद शकील? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ये वाला सी, डॉक्टर चंदर त्रिखा। तो ये हरियाणा उर्दू जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर एस्टेट प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।